और इस वीडियो में जो सब कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी ये मेरी कोई मन की बात नहीं है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है आप सभी के सामने रखूंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, अगर इसको कोई ला सकते वो है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार के मैनिफेस्टो में जो कुछ कहा गया था वो ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया है और बाकी है सिर्फ यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे अगर यूसीसी लाया जाता है वो इंडिया के हर एक नागरिक के ऊपर किस तरीके से बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा। जो कानून सदियों से चला हुआ आ रहा था उस कानून को किस तरीके से खारिज करके नया कानून आ सकता है, किस तरीके से ये सारा का सारा विषय मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, मैरिज, ये सब कुछ चीज के ऊपर कानून लाया जाएगा। क्योंकि देखिए पर्सनल लॉज कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है, क्योंकि भारत के पर्सनल लॉज की उत्पत्ति हुआ है उनके रिलीजन से। ये तो आप नहीं कह सकते कि रिलीजन का कोई ताल्लुक ही नहीं है पर्सनल लॉ के साथ। ये सभी चीज के ऊपर इंडिया में जो कुछ कानून है इसके ऊपर बहुत सारे फ्लॉज है, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। खास करके इनहेरिटेंस ये बहुत ही चर्चित विषय है। यहीं पर कहा जाता है लड़का लड़की को 50-50% का अधिकार दिया जाए ताकि दोनों को इक्वल राइट मिल जाए। और खास करके मेंटेनेंस, जब भी कोई डाइवोर्स होता है तो मेंटेनेंस एक अहम हिस्सा होता है। एक डाइवोर्स वाइफ को मेंटेनेंस मिलना और मिलेगा भी तो किस तरीके से मिलेगा, इसका प्रोविजन किस तरीके से आपके ऊपर लागू होगा, सब कुछ इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करना है। क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में लॉ को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ यानी कि यहाँ पर जेल वगैरह नहीं होता है, कंपेंसेशन वगैरह के प्रोविजन डाला गया है, एक्सेप्शनल सिचुएशन में जेल देखा जाता है। और क्रिमिनल लॉ यानी कि आईपीसी, आईपीसी के अंदर जो सारे प्रोविजंस डाला गया है ये एप्लीकेबल होने के लिए कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट, कोई भी जाति, कोई भी लिंग नहीं देखा जाता है। सभी लोगों के ऊपर आईपीसी लागू होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। और यहीं पर देखिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किया जाए सभी लोगों के ऊपर इस तरीके से ही लागू होगा, कोई भी धर्म मजहब नहीं देखा जाएगा। और ये लागू होगा मैरिज, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सभी चीज के ऊपर। हमारे इंडिया में डिफरेंट तरीके का पर्सनल लॉज होता है, हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन लॉ। और ये सभी के सभी पर्सनल लॉज अपना धर्म के ऊपर बेस करके बनाया गया है। देखिए ये तो कोई नहीं कह सकता है कि पर्सनल लॉ के साथ धर्म का कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए कोई चीज शून्य से तो नहीं आ सकता है, तो शून्य से कुछ भी क्रिएट नहीं हो सकता है। तो जो पर्सनल लॉज हिंदू लॉ कह लीजिए या फिर मुस्लिम लॉ कह लीजिए ये हम सभी लोगों के धर्म से ही आया है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो किस बेसिस पर बनेगा। यूसीसी बहुत साल से ही इंडिया में एक डिबेट की टॉपिक बना हुआ है और यहाँ पर डिबेट में दो तबका बन गया है। एक तबका बोलता है जहां पर इक्वालिटी की बात किया जा रहा है और दूसरा बोलता है माइनॉरिटी को ठिकाने लगाने के लिए, माइनॉरिटी को देश से हटवाने के लिए ये लॉ लाया जा रहा है। और आप यहां पर देख सकते हैं दैट जो ये सब माइनॉरिटी को मतलब हटाया जाएगा ये सब कुछ बोला जा रहा है, ये एब्सोल्युटली ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है, क्योंकि आपके सामने कुछ है ही नहीं जिसके ऊपर बेस करके आप बोल सकते हो। क्योंकि जो चीज के ऊपर आप आर्ग्यूमेंट पेश करना चाहते हो सबसे पहले उस चीज को सामने रखना पड़ता है, और जो चीज अभी बनाई नहीं है उसके ऊपर आप किस तरीके से आर्गुमेंट दे सकते हो। और यहीं पर जो सारे पॉइंट्स मैं आपको दूंगी ये आप सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले। तो सबसे पहले इसका डिमांड ही क्यों उठ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना ही क्यों है। 1985 में शाहबानो बेगम को घर से निकाल दिया गया था ट्रिपल तलाक दे करके विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, और उस टाइम उनका उम्र हो रहा था 60 साल। और इसके बाद शाहबानो बेगम अपने केस को लेकर के पहुंचते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। रिट पिटीशन फाइल किया जाता है दैट मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस दिया जाए इस आधार के ऊपर, क्योंकि कुरान के हिसाब से मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस मिलने का ऐसा कोई भी प्रोविजन डाला नहीं गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर सेक्शन 125 सीआरपीसी को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस ऑर्डर पास करते हैं शाहबानो बेगम के फेवर में। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस जजमेंट के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होने लग रहा था मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा। मुस्लिम धर्म गुरु के ये कहना था कि हमारे कुरान में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है तो तलाक हो जाने के बाद भी मेंटेन करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म के बाहर जा करके मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया है एक 60 साल के लेडी को, इसीलिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। तब सेंट्रल में राजीव गांधी जी के सरकार हुआ करता था और राजीव गांधी जी ये सब धर्म गुरु के बात में आकर के एक कानून लाए सिर्फ और सिर्फ उन धर्म गुरु को खुश करने के लिए, दैट इज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट में पूरा क्लियर कर दिया गया दैट जहां पर भी कोई भी मुस्लिम हस्बैंड
कुरानिक लॉ के हिसाब से उनके वाइफ को तलाक देंगे तो उनको मेंटेनेंस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी कि राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जजमेंट पास किया गया है उसको बाईपास करके नया कानून लागू कर दिए, जिसके हिसाब से मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए कोई भी मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन को। और ये कानून बिल्कुल साफ तरीके से एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर दिया दैट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा या फिर जो कानून लाया गया है उसको माना जाएगा। और यहीं पर आपके लिए गौर करने वाला एक चीज रहेगा, जो प्रदर्शन किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ, यहाँ पर हर एक मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे ऐसा नहीं है। जो धर्म गुरु है उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था और उनको खुश करने के लिए इसको देखते हुए हर एक लोग कहने लगे दैट एक राजीव गांधी जी के मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति है। इस हिसाब से यहाँ पर वोट बैंक पॉलिसी जीत जाता है और 60 साल की ये लेडी के साथ एक भद्दा मजाक किया जाता है। तब जब डाइवोर्स होता है आप ये सब कुछ चीज सोच सकते हो, और जहाँ पर कोई मुसलमान चोरी करते तो उसको हाथ काटने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। एक बार तलाक हो जाने के बाद मेंटेनेंस वगैरह ऐसा तो कुछ कुरान में नहीं लिखा है। दुबई का जो चॉप मतलब किधर भी कोई चॉप स्क्वायर है, क्या आप उसके बारे में तब भूल जाते हो? तब ऐसा कानून आपके ऊपर क्यों नहीं लागू करने के बारे में आप लोग आवाज उठाते हो या फिर प्रोटेस्ट करते हो हर एक जगह पर। और अभी यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में अगर आर्ग्यूमेंट की बात किया ही जाए तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये बन सकता है दैट इज इंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी। ये बेसिकली एक प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है इन फेवर ऑफ द यूसीसी। यूसीसी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शाहबानो बेगम केस पर ये बिल्कुल क्लियर कर दिए है दैट इद्दत पीरियड हो जाने के बाद भी हस्बैंड मेंटेनेंस देने के लिए लायबल रहेंगे। तो इद्दत पीरियड ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर मैंडेटरीली एक मुस्लिम वाइफ को वेट करना ही पड़ता है उनका जो चेस्टिटी है इसको प्रूव करने के लिए। तो चेस्टिटी प्रूव करने के लिए इद्दत पीरियड खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है, जबकि हस्बैंड बिल्कुल डाइवोर्स देने के तुरंत बाद ही वो एक दूसरा निकाह कर सकते हैं। और ये तो मैं गलत बोली, क्योंकि एक साथ ही वो लोग 4 बीवियां रख सकते हैं, पॉलीगैमी यानी कि बहु विवाह। शायरा बानो बेगम को ट्रिपल तलाक दे करके उनको घर से भी बाहर निकाल दिया गया था। शायरा बानो बेगम केस में 3 चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एप्लीकेशन डाला गया। सबसे पहला था तलाक बिद्दत ट्रिपल तलाक, दूसरा पॉलीगैमी और तीसरा निकाय हलाला। निकाय हलाला जिसको बोला जाता है कंसिक्वेंस ऑफ ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक जो कि आज इलीगल हो गया है, बट अगर कोई तलाक दे करके रियलाइज करता है दैट मैंने जो किया है गलत किया है, उनके गलती एहसास होने के बाद वो फिर से उनके साथ रहना चाहते हैं, तो वहां पर बहुत ही डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर डाला जाता है एक मुस्लिम वुमेन को। उनको एक दूसरे पराये मर्द से शादी करना पड़ता है, उसके बाद उनको तलाक दे करके वो फिर से वापस आ सकते अपने ओरिजिनल हस्बैंड के पास। तो ऐसा कानून चाइल्ड मैरिज यानी कि अंडर एज मैरिज, कोई भी इंसान को ऐसा कानून को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और खास करके पॉलीगैमी, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, इसके हिसाब से ज्यादातर मुस्लिम वुमेन पॉलीगैमी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ यूसीसी, अपहोल्डिंग इंडिविजुअल्स राइट एंड सेक्युलरिज्म। अगर यूसीसी आता है तो एक हार्मोनियल, एक सेम तरीके का कानून मैरिज, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, मेंटेनेंस के ऊपर देखा जाएगा, जो सेंस ऑफ यूनिटी को फॉस्टर करेगा, एक हार्मोनियल बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट करेगा हर एक कम्युनिटीज के बीच में। और यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में क्लियर कर चुके हैं दैट यूसीसी नहीं है, इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज सेक्युलरिज्म ये वायलेट हो रहा है। तो सरला मुदगल केस आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, द बाईगैमी केस, यहाँ पर हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे ताकि वो एक से ज्यादा बीबी रख सके अपने साथ। बेसिकली यूसीसी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल रहेगा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन केस ऑफ डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस, इसको रिमूव करने के लिए। थर्ड पॉइंट यूसीसी के फेवर में, सबसे पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे पर्सनल लॉज, बहुत सारे धर्म देखा जाता है, और ये बहुत सारे धर्म, बहुत सारे कानून से जो सारा कंफ्यूजन अराइज होता है, इसको रिमूव करने के लिए यूसीसी बहुत ही मदद करेगा, जो लीगल फ्रेमवर्क में एक क्लैरिटी लाएगा, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इसको रिमूव करेगा और कंफ्यूजन को टर्मिनेट कर देगा, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रीमलाइन लीगल प्रोसेस को इंश्योर करेगा, और देश के हर एक नागरिकों को न्याय मिल पाएगा रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस अफिलिएशन। तो अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन जो पर्सनल लॉज के तहत आता है इसको अवॉइड कर सकेगा। सिंप्लीफिकेशन एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज यानी कि वन नेशन
वन लॉ जस्ट लाइक वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। जिस तरीके से यहाँ पर भी कोई कानूनी डिफरेंस नहीं देखा जाता है, तो इस तरीके से एक सिंप्लीफाइड यूनिफॉर्म लॉ काम करेगा जो लोगों के मन से कंफ्यूजन को रिमूव करेगा कानून को लेकर। और अभी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है प्रिजर्विंग रिलीजियस एंड कल्चरल ऑटोनॉमी। ये कहा जा रहा है दैट कल्चरल ऑटोनॉमी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, मतलब एक तरीके से बोला जा रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये भी बोला जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, यानी कि माइनॉरिटी राइट्स को सप्रेस किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। और लास्ट पॉइंट पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का एक चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा भी कुछ बोला जा रहा है। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है इस वीडियो से, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कौन सा पॉइंट्स, कौन सा चीज आज के डेट पर यूसीसी को लेकर के फेवर में एंड अगेंस्ट पर बोला जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आया है कमेंट पर लिख करके अपना ओपिनियन बताइए, और यूसीसी आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, आप सपोर्ट करोगे या फिर नहीं करोगे, ये भी जरा बता देना। और यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगी दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड में आखिर होता क्या है। तो रिसेंट एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे दैट इज उत्तराखंड के, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारी हो चुका है। तो यहाँ पर है क्या, सबसे पहले पॉलीगैमी एंड इद्दत प्रेड के ऊपर एब्सोल्युटली रोक लगाया जाएगा। ये कहा जा रहा है लड़की के शादी की उम्र को बढ़ाया जाएगा ताकि वो एटलीस्ट ग्रेजुएट हो सके, क्योंकि आप देख सकेंगे 16 साल की उम्र में 4 बच्चे लेकर के घूम रहे हैं, ये कोई सही बात नहीं है, क्योंकि वो खुद इमेच्योर है और वो बच्ची कोई एक और बच्ची को पाल रहा है, दैट्स नॉट राइट। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है अगर कोई पति का डेथ हो जाता है और पति सर्विस करता था और सर्विस के दौरान जो पैसा वगैरह आएंगे वाइफ को, उस पैसे के अंदर मम्मी पापा के भरण पोषण के दायित्व भी दिया जाएगा। नेक्स्ट जो बोला जा रहा है अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, यानी कि सहवास कर रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मैरिज, देन उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, उनका जो पेरेंट्स है उनको भी खबर भेजा जाएगा दैट आपके बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। निकाय हलाला और इद्दत प्रेड के ऊपर एब्सोल्यूट रोक लगाया जाएगा, ये बोला जा रहा है। और मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने की अधिकार भी दिया जाएगा। संपत्ति के मामले में लड़का लड़की के समान अधिकार दिया जाएगा। अनदर पॉइंट बोला जा रहा है अगर पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, अगर वहां पर बच्चा होता है, तो बच्चे की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी कुछ बात किया जा सकता है। तो ये कुछ कानून के एग्जाम्पल है। और अभी कंप्लीट ड्राफ्ट किस तरीके के होगा, कौन सा बेसिस पर इसको ड्राफ्ट किया जाएगा, इसको सबसे पहले लॉ कमीशन को डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि जो लॉ कमीशन कर रहा है हर एक इंडिविजुअल के ओपिनियन, हर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के ओपिनियन मांग रहे हैं। तो 14 जून 2013 में जो इनिशिएटिव आप लिए हैं ये बहुत ही अप्रिशिएटेबल है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब केसेस का एग्जाम्पल देने के लिए मेरा यही उद्देश्य था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले आ जाता, जो इस तरीके के कानून की वजह से शायरा बानो एंड शाह बानो बेगम के साथ हुआ है, ऐसा रोका जा सकता था। तो सबसे पहले लॉ कमीशन को सोर्स क्लियर करना चाहिए दैट व्हाट इज द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।